अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन। Another day, another episode. This is इमरान हसन। आप उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से, आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। अगर नहीं हुआ तो हम कोशिश करेंगे कम से कम इसको ऐसा एक किक स्टार्ट दें कि आपका दिन अच्छा गुजरे। आज मुल्क के अंदर बहुत अहम सियासी दिन है, खासतौर पर पंजाब के हवाले से। पंजाब चूंकि 60% है पाकिस्तान का, तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहरहाल आता है। आज पंजाब के अंदर ऐसा लगता है कि एक हतमी शक्ल सामने आ जाएगी हुकूमत साजी के हवाले से। अरकान जो हैं वो आज हलफ लेने वाले हैं। सो देखना ही है कि क्या सूरत हाल सामने आती है। और ओवरऑल मरकज़ के अंदर भी मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। बहरहाल पंजाब और बिलखसूस जहां पे हम बैठे हैं, लाहौर, इसके लिए आज बड़ा हम सियासी दिन है। बिल्कुल, बिलाखिर इलेक्शन, सियासी जोड़ तोड़, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में मुज़ाकरात के कई अदवार के बाद अब वफाक और सूबों में, जैसे इमरान ने कहा कि हुकूमत बनने का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होता दिखाई दे रहा है। दोनों बड़ी पार्टियों ने जिस फॉर्मूले पर इत्तफाक कर लिया है उसके तहत आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान, मुस्लिम लीग के मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालेंगे। इसी तरह गवर्नर्स की बात की जाए तो सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर का ओहदा है पीपल्स पार्टी, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के गवर्नर का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास होगा। पंजाब जहां पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हिमायत कर रही है, इसका इफ्तिताही इजलास अभी से कुछ देर के बाद आपको नजर आएगा, जिसमें 9 मुंतखब जो अरकान हैं वो हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद हुकूमत साजी का जो अमल है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल देंगे और कागजात फाइनल होने के एक दिन बाद इंतखाब होगा। बिल्कुल, इस वक्त नंबर गेम की बात अगर करें तो नून लीग को बरतरी हासिल है पंजाब के अंदर। सो कभी इम्कान है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो आज अपने ओहदे के मुताबिक आई मीन मेजॉरिटी हासिल कर लेंगी और उसके बाद एक प्रोसेस के तहत इसके ऊपर वोटिंग होगी और वज़ीर आला जो है उनको मुंतखब किया जाएगा। फिल वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है आपको दिखा भी रहे हैं, कुछ मनाजिर हैं पंजाब असम्बली के बाहर के। मुख्तलिफ अरकान असम्बली का असम्बली में आने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे ऐसे अरकान असम्बली हैं जो कि पहली दफ़ा मेंबर मुंतखब हुए हैं और पहली दफ़ा इस ऐवान का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह सबसे बड़ी जो खबर है वो तो ओबियसली नून लीग के हवाले से है, जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा पहली बार बतौर खातून चीफ मिनिस्टर मुंतखब होंगी अपनी मेजॉरिटी साबित करने के बाद। और ये पंजाब की तारीख में भी पहली बार होगा कि कोई खातून सीएम यहाँ पे सामने आएंगी। अच्छा जी, आपको बताएं कि कागजात फाइनल होने के एक दिन के बाद इंतखाब होगा और प्रोसेस की मैं बात करूँ, जिसके बाद 9 मुंतखब स्पीकर वज़ीर आला के चुनाव का शेड्यूल जारी करेंगे। दूसरी जानिब अगर सिंध असम्बली की बात करें तो इसका इजलास कल बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे इसको रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों के इजलास भी बुलाए जा रहे हैं। केपी के जो गवर्नर हैं वो मौजूद नहीं है, सो इसलिए कोई तकरीबन 4 दिन का डिले तो उसमें नजर आ रहा है फिल वक्त। उधर सदर मुमलिकत आइंदा 2 रोज तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला भी किया जा चुका है। मरियम औरंगजेब अब हम अगर बात करें तो विफाक में नजर आती हैं, पहले आती थी लेकिन अब की बार उन्हें पंजाब की नशिस्त दी गई है। तो अब मरियम औरंगजेब जो कि मरियम नवाज की टीम मेंबर हैं वो शायद पंजाब में नजर आए। इसकी वजह क्या हो सकती है, इस पर भी हमने बात करनी है। और उसके अलावा क्या इस वक्त दफा शहबाज शरीफ साहब अपनी कोर टीम के साथ मरकज के अंदर हुकूमत करेंगे और मरियम अपनी टीम पंजाब के अंदर लेकर आएंगी, शहबाज साहब की टीम नहीं होगी? ये अहम सवाल है, इनका जवाब हमें चाहिए। बिल्कुल, इसके अलावा बहुत सारे जहनों में ये सवाल भी है कि इत्तेहादी हुकूमत जिससे तनकीद करने वाले PDM 2 का नाम भी दे रहे हैं, उनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। क्या वो चैलेंजेस से निपट पाएंगे? जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें तो लगता है कि ओवरऑल महंगाई तो बढ़ेगी, इत्तेहादी हुकूमत एक बार फिर यही बयानियां लेकर आएगी कि मुल्क की खातिर वो मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर हैं। सारी सूरत हाल में बात कर लेते हैं जी। पंजाब असम्बली के जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी हवाले से हमारे जो तज्जियाकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम मियाँ असलम साहब के हवाले से आपको बता दें कि वो पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ असलम साहब आपका भी। इसके साथ साथ जी स्टूडियोज में हमें सलमान आबिद साहब ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा हमें लाइन पे मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद इलियास साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं हमारे लाहौर के, थैंक यू वेरी मच आप तीनों मेहमानों का। हम दोनों तज्जियाकारों की जानिब जाने से पहले मियाँ असलम से ज़रा अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि 10 बजे के करीब आएगा ये इजलास शुरू होना है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है मियाँ असलम साहब? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पीछे जो पंजाब असम्बली की बिल्डिंग नज़र आ रही है इसी में अरकान ने हलफ उठाना है और 10 बजे का वक्त रखा गया है। 10 बजते ही जो है वो अंदर घंटियां बजने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब तक कोई 124 अरकान असम्बली जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन इन सब का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से है। तहरीक इंसाफ का भी कोई भी रुकन असम्बली जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँचा। अच्छा। आज का दिन जो है वो खास तौर पर इसमें हल्फ उठाएंगे सब लोग और उसके बाद जो है वो अपना ऑर्डर ऑफ द डे जो होता है उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे।
साबिक स्पीकर जो है सब्तान खान वही हल्फ लेंगे और उसके बाद नए स्पीकर का जो है वो चुनाव किया जाएगा। ये आज भी हो सकता है और स्पीकर नई डेट भी दे सकता है। उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, जबकि तीसरे मरहले में फिर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज जो है वो कैंडिडेट हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ की जानिब से मियां असलम इकबाल जो है वो यहाँ पर कैंडिडेट हैं। ये तमाम मरहला जो है वो 2 से 3 दिन में जो है वो मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा कि ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाए, क्योंकि हल्फ उठाने के फौरी बाद जो है वो सिग्नेचर करने होते हैं और हर कैंडिडेट ने जो एमपी है उसने बताना होता है कि कौन सी जो है वो सीट अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि कई रुकन ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा सीटें जो है उन पर वो जीते हुए हैं। तो जो वो साइन करते हुए जिस अपनी सीट का नाम लिखेंगे, दूसरी सीट जो है वो वेकेंट तस्वर होगी। यहाँ से वो सारा प्रोसेस जो है वो शुरू होगा, गवर्नर के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, फिर वो खत्म तस्वर होंगी और 30 दिन इस सारे प्रोसेस में लगेंगे। ठीक है, तो मियां असलम आपके हम नाम मियां असलम क्या उनके आने के इम्कानात हैं? किसी ज़राए से आपकी बात हुई हो या इकट्ठे में इमरान तहरीक इंसाफ के आने का इरादा रखते हैं? कुछ इतलात हैं इस हवाले से? देखिए जी, मियां असलम इकबाल जो है वो गालिबन बाहर जो जितनी तैयारी की गई है शायद उनकी गिरफ्तारी के लिए की गई है, क्योंकि 2 मुख्तलिफ रास्ते, एक माल रोड की तरफ से और एक एजिटन रोड की तरफ से आती हैं। दोनों रास्तों पर जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ से कोई आधा किलोमीटर दूर जो है वो पुलिस ने वो रास्ते बंद किए हुए हैं। हर एक गाड़ी जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके अंदर तलाशी ली जाती है, डिग्गियां चेक की जाती हैं, फिर उनको जो है वो अंदर आने दिया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो लिया है कि यहाँ पर भी आपको कोई गाड़ी जो है वो नजर नहीं आ रही, बाहर जो है वो सड़क से ही रुकने असम्बलीज को जो है वो पैदल अंदर लाया जाता है, ताकि जब वो उतरे पता चल जाए कि ये कौन रुकने असम्बली है। लेकिन मियां असलम इकबाल अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। यहाँ पर कोई 250 से 300 सादा कपड़ों में भी पुलिस एहलकार पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल ये सामने मौजूद है, ताकि यहाँ से अगर किसी को पकड़ना पड़ जाए तो वो भी जो है वो गिरफ्तारी की जा सके। मरियम नवाज जो है वो रास्ते में है, थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंचना चाह रही है, जिसके बाद जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। ठीक है, मियां असलम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे साथ हमारे तज्जियाकार भी मौजूद है, उनसे भी हम राय ले लेते हैं। सलमान आबिद साहब चूंकि हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किए हुए हैं। सलमान आबिद साहब, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंजाब असम्बली के जो अरकान है वो आज अपना हल्फ उठाएंगे, जो भी मामला है। क्या आप समझते हैं कि ये जो पंजाब के अंदर ये स्ट्रक्चर बनने जा रहा है और जिस पे अभी हम मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात कर रहे थे कि पंजाब की तारीख में पहली बार होगा कि कोई खातून वज़ीर आला बनेगी? देखिए, बात यह कि पंजाब की सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह है, वहाँ कोई अपसेट नहीं है। हुकूमत मुस्लिम लीग नून बनाने जा रही है और पीपल्स पार्टी को भी उसकी सपोर्ट उसको हासिल है, तो इसलिए मरियम नवाज के लिए कोई कानूनी कोई सियासी रुकावट तो नहीं है। वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर बनने की तरफ जा रही हैं और वो बन जाएंगी। अब असल सवाल ये है कि ये जो कोलेशन बना है इस वक्त पीपल्स पार्टी का और PMLN का, मरकज में भी बना है, बलूचिस्तान में भी बना है और पंजाब में भी बना है, ये कैसे आगे चलता है एक बात, और कितनी आसानी के साथ ये स्मूथली ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों के ऊपर वो उनकी हमायत हासिल कर रही है और आगे जाकर शायद वो वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि इस वक्त के जो हालात हैं उनसे उनको डील करना, उनसे निपटना इतना आसान नहीं है, खासतौर पर इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। तो वो खुद अपने ऊपर प्रेशर लेने की बजाय ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी PMLN पे डालना चाहते हैं। अच्छा, अब जैसे मरकज में आगे हुकूमत चलेगी उसी की एक रिफ्लेक्शन हमें पंजाब में भी नजर आएगी। ये नहीं हो सकता कि मरकज में हुकूमत बहुत डामाडोल हो, परफॉर्म ना कर रही हो तो पंजाब बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मरियम नवाज क्योंकि पहली दफा एक बड़ी पोस्ट के ऊपर आ रही हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है ये कोई मामूली पोस्ट नहीं है। तमाम सूबों के मुकाबले में अगर आप देखिए तो पंजाब की जो हैसियत है वो उसमें बड़ी कलीदी ये पोजीशन होगी चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और इसीलिए मरियम औरंगजेब को उनके साथ रखा गया है क्योंकि वो एक्सपीरियंस खातून है। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी बतौर वजीर आजम उन्होंने काम किया हुआ है, तो लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत के ऊपर जो है वो मरियम को जो है ना फैसिलिटेट करेंगी, उनके लिए सहूलतकारी करेंगी, उनके काम के मामले में सारी निगरानी जो है वो मरियम औरंगजेब के पास होगी। पहले कहा जा रहा था शायद उस्मा बुखारी जो है वो इस काम में आएंगी, लेकिन अब उन्होंने मरियम औरंगजेब का किया है, चुनाव किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मरियम ने भी बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए हैं और इंतखाबी पॉलिटिक्स में मैंने आपको कहा है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है
उसमें क्या वो पंजाब में कोई बड़ा रिलीफ दे सकेंगी? यानी बिजली की कीमतों में कमी होनी है, गैस की कीमतों में कमी होनी है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होनी है, अशिया जो है महंगाई जो है वो कहां पे पहुंची हुई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा, अभी आगे रमजान आ जाएगा तो आपको पता है कि रमजान में कीमतें कहां पहुंच जाती हैं। इन सबको मैनेज करना उनकी गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे गुजरे हैं, एक चीफ मिनिस्टर गुजरे हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनको हम उनकी पंजाब स्पीड के बारे में बात करते रहे। परवेज इलाही साहब भी बतौर चीफ मिनिस्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे। अब उनके सामने जो मॉडल है उन्होंने शहबाज शरीफ को भी फॉलो करना है। रिसेंटली तो मोहसिन स्पीड की भी बात होती है, वो मोहसिन स्पीड भी है, तो वो उसी स्पीड को लेते हुए वो बहुत है और वो बड़ा गर्मजोश है और इसलिए वो बहुत ज्यादा परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी उनको कैसे सपोर्ट करती है वो देखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है 125 से ज्यादा अपोजिशन है और बड़ी मजबूत अपोजिशन है इसमें पीटीआई की, उसको वो कैसे डील करती है। आपने जो कि मरियम औरंगजेब का जिक्र किया तो उनका काम सोशल मीडिया को भी साथ लेकर चलना था, लेकिन पिछले दिनों खुद ज़ेरे अताब रही एक बयान देने के बाद जो उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से दिया और कोई खास बयानियां सोशल मीडिया पे नहीं बना पाई मुस्लिम लीग नून, उनको नाकामी हुई है। तो देखना होगा कि क्या पंजाब में वो अपना असर लेकर आती हैं, उसमें कोई तब्दीली लाती हैं। आई मीन ये मौसर तब्दीली है या फिर नहीं है, इस पर भी बात करनी है। हमारे साथ इलियास साहब भी हैं, ब्यूरो चीफ हैं हमारे। इलियास साहब, यकीनी तौर पे तमाम नुमाइंदगान से आप राब्ते में हैं, आपका फोन बार बार बजता है, उस पर बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं, नई नई खबरें आती हैं, तो नई नई खबरें जरा हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए। आपके पास क्या है? आज बड़ा अहम दिन है पंजाब की तारीख में। हाँ जी, पंजाब की तारीख में जो अहम दिन है कि देखिए एक हुकूमत जो बनने जा रही है, पिछली गुज़िश्ता साल जनवरी में एक तहलील हुई थी असेंबली, आपको पता इस्तीफे दिए थे, उसके बाद एक बड़ा खिलाफ पैदा हो गया और उस असेंबली में एक आप देखिए कानूनी जंग जारी है, हुकूमतें चेंज होती रही। अब उसके बाद जो आई है, लेकिन इस दफा ये था कि एक भारी अक्सरियत लेने के बाद मुस्लिम लीग नून एक स्मूथ गवर्नमेंट बना पाएगी। लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए अपोजिशन देखिए आप कितनी स्ट्रॉन्ग आ गई है कि अपोजिशन फिर एक दफा असेंबली में ये कहा जा रहा है कि एहतजाज होगा और उसका के लेकिन गवर्नमेंट चेंज नहीं हो सकेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के पास इस वक्त 229 के करीब कहा जा रहा है कि सीटें हो जाएंगी, जिसमें इनकी 137 जो हैं वो इनकी अपनी सीटें हैं, फिर मखसूस नशिस्तें हैं 36 के करीब, बाकी 29 जो आज़ाद अरकान हैं वो, इसके अलावा पीपल्स पार्टी, साफ लीग और इस तरह जो अरकान इनके साथ मिलते हैं तो 229 एक बन जाएगी, जो इनके लिए बड़ा एक खाली मैंडेट है, जिसके साथ गवर्नमेंट चलाना एक बड़ा आसान है। गवर्नमेंट की इनकी गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं होगा और ये चलाएंगे। लेकिन पंजाब में ये है कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी वो दूसरे बेंचों पर जाके बैठेंगे। लेकिन इलियास साहब, सलमान साहब का ये कहना है कि अगर मरकज में इतने चैलेंजेस हैं जो कि हैं, तो फिर पंजाब भी इतनी कोई फूलों की सेज नहीं होने की, पंजाब में भी वो चैलेंजेस उनका असर होगा। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखिए पंजाब में कोई नहीं होगी इतनी टफ नहीं इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए इनके लिए ये है कि इनके लिए ये है मैदान है, खुला है, जिसमें इन्होंने काम करना है, अपने डिलीवर करके करना है, जिसके साथ जैसे कहा जा रहा है कि इनके लिए एक बेंचमार्क बने हुए हैं कि जी इस तरह के तरक्याती काम करने और उसको डिलीवर करना है। डिलीवर करने के लिए मरियम नवाज साहिबा ने अपना एक रोड मैप बता दिया है गुज़िश्ता दिनों के क्या क्या काम होने वाले हैं और क्या क्या देखा इस तरह है। उन्होंने एक वर्किंग की है, वर्किंग करने के बाद उसको बताया कि उनके इन शोबों में काम करेंगे। और अच्छा है कि काम करना चाहिए लोगों के लिए। सबसे पहले तो है कि महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई को कंट्रोल करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हेल्थ सेक्टर है, मुख्तलिफ जो है सोशल सेक्टर में काम करेंगे तो उसकी वजह से बेहतरी आएगी, लोगों में रोजगार कम होगा। पंजाब क्योंकि 60% है और इसकी इकोनॉमी अगर इस बेहतर होती है तो मुल्क बेहतर होता है। ठीक है, काम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली पंजाब के अंदर, सलमान साहब अभी जिस तरह मोहम्मद इलियास साहब भी कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर ऑब्वियसली हमने शहबाज शरीफ साहब हो या दीगर लोग हों, हमने बेहतर काम देखा है। एक्सपेक्ट अगर हम वसीम अकरम प्लस की बात करें तो उसके अलावा हमें पंजाब की सूरत-ए-हाल खासी बेहतर नज़र आई है। तो अभी आपके ख्याल में ये जो मरियम नवाज साहिबा है, इन पे ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब का भी एक इन्फ्लुएंस होगा और इसके साथ साथ इनके ऊपर प्रेशर भी होगा काम करने के। आपने वसीम अकरम प्लस का जिक्र किया, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग भूल गया था कि वो भी रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूं, क्योंकि काम के हवाले से मैं बात कर रही थी। जी सलमान साहब, देखिए बात यह है कि मरियम नवाज के ऊपर कई तरह के प्रेशर्स हैं। यानी एक जैसे अभी इलियास साहब ने कहा ना कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, माशी बदहाली है, पंजाब में 18वीं तरमीम के बाद अब सूबे काफ़ी बाख्तियार है। ऐसी बात नहीं है कि सूबों के पास इख्तियारात नहीं है।
तो अगर वो परफॉर्म करना चाहें इकोनॉमिकली तो वो बहुत परफॉर्म कर सकती हैं। खासतौर पे ये जो कीमतों के मामलात हैं, कीमतों को कंट्रोल करने के मामलात हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मुनाफाखोरी है, उसको तो वो उनकी मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है ना, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना भी प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। वो कितनी जॉब्स क्रिएट करेंगी। देखिए लैपटॉप बांटने से ना ये कोई रोजगार नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। लैपटॉप एक फैसिलिटीज है, एक सहूलत है जो आप नौजवान को दे सकते हैं, लेकिन उसको किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ कनेक्ट करके एम्प्लॉयमेंट्स को क्रिएट करना है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होती है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है आप नई इंडस्ट्री लगाएं। अब आप मुझे बताइए ना, पिछले कुछ दहाइयों में हमने कितनी नई इंडस्ट्रियां लगाई हैं प्रोविंशियल लेवल पे? शहबाज शरीफ साहब ने कितनी इंडस्ट्रियां लगा दी हैं मुझे बताइए, या बुजदार साहब ने लगा दी, या सिंध में लगी है, या किसी और सूबे में लगी है। जो काम सूबों को करना है ना, वो सारी डिपेंडेंसी उनकी वफाक के ऊपर होती है, और वो समझते हैं कि वफाक हमें सपोर्ट करेगा तो हम करेंगे। भाई अब ये 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाख्तियार हैं, उनको खुद इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे और खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, मरियम क्योंकि एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, तो वो अब देखना होगा कि वो एग्रेसिव अपोजिशन का मुकाबला कैसे करती हैं। क्योंकि असलम इकबाल साहब अगर अपोजिशन लीडर के तौर पर मौजूद हैं और पीटीआई के लोग मौजूद हैं, इस वक्त पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी भी है, इसलिए उनका भी एक एग्रेशन मौजूद है। फिर वो इलेक्शन रिगिंग के सवालात भी हैं, यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें पीटीआई भी उनको टफ टाइम देगी। और वो देखना होगा कि मरियम औरंगजेब और जो मरियम नवाज शरीफ साहब का कॉम्बिनेशन बनाया है चीजों को डील करने का, वो कैसे चीजों को डील करते हैं। पहले माजी में आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब फैसिलिटेट करते थे शहबाज शरीफ को पंजाब के अंदर। अच्छा मियां असलम, मैं जरा ये जो आपने जिक्र किया तो मैं जरा मियां असलम से अपडेट, मियां असलम किस हद तक चांसेस हैं कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो असेंबली तक आएंगे, आ पाएंगे? क्योंकि उमूमी तौर पर तो पिछले कम अज कम जो 2-3 इंतखाबात यहाँ पे ऐवान के अंदर रहे हैं उनको हमने को पुरसुकून नहीं देखा वहां पे, बल्कि यहाँ पे तो बड़ी मारामारी भी हुई थी। जो लास्ट एक सेशन हुआ था वी रिमेंबर, उसमें तो स्पीकर भी जख्मी हो गए थे। तो आज क्या सूरत हाल कुछ ऐसी बन सकती है खुदा न खास्ता? मियां असलम सुन पाए आप मुझे? मियां असलम मैं आपसे मुखातिब हूं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मियां असलम? मुझे लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है, जरा दोबारा कनेक्ट करें जी। हम दोबारा जरा ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आज ये सारा प्रोसेस जो कि आईनी प्रोसेस है, क्या ये पुरअमन रहेगा? आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं मुख्तलिफ अरकान पंजाब असेंबली में आने का सिलसिला जारी है। मैं सिर्फ इसमें एक बात कह दूं, आज जो पुरअमन रहना है ना जी, उसकी एक शर्त यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है रिजर्व सीटों का, क्या वो सुन्नी तहाद काउंसिल जो नया अलायंस उन्होंने बनाया उनको मिलती है या नहीं? आपको क्या लगता है? अगर सूदी तौर पर तो मिलनी चाहिए। अब आप पीटीआई को रिकॉग्नाइज करे किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकेंगे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने वही काम किया जो बल्ले का निशान ना देने वाला काम किया, तो फिर सूबाई असेंबली के अंदर इब्तिदाई से तलखी बढ़ जाएगी। देखिए वो 27 सीटें हैं, 24 के करीब उनकी खवातीन हैं और 3 के उनके अकलियत मेंबरान हैं। तो 27 सीटों को जब आप एक पार्टी से महरूम कर देंगे तो ऑब्वियसली उसकी फिर तलखी जो है वो कौमी असेंबली में भी देखेंगे और सूबाई असेंबली में भी हमें देखने को मिलेगी। मियां असलम आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं, ठीक है। मोहम्मद इलियास साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इलियास साहब, ये जो बदमज़गी वाला मामला है ये हमने को पहली दफ़ा नहीं देखा है, और जब भी हम पंजाब असेंबली हो इस तरह के मामला देखते रहते हैं, तो आज आपको लग रहा है कि पुरान तरीके से सारे प्रोसेस का होना पॉसिबल होगा, जबकि तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनके हवाले से, उनकी आमद के हवाले से भी कोई रिपोर्ट नहीं है, और मियां असलम के हवाले से भी वो बता रहे थे कि पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, अगर वो आएंगे तो गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। देखिए जी, जो है कि उनको अगर मखसूस नशीसें नहीं मिल रही तो उस पर उन्होंने प्लान किया हुआ पीटीआई की जानब से कि एहतजाज करेंगे और भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, और असेंबली में जिस तरह माजी में होता रहा है, लेकिन अभी तो पहला दिन है तो इस तरह देखें कि क्या होता है। क्योंकि उनके जो अपना मियां असलम इकबाल हैं वो असेंबली में आ पाते हैं कि नहीं आते, तो पहले ही इंतजाम कर दिए, उन्होंने नाके लगा दिए ताकि वो किसी तरह असेंबली में ना घुस सकें। और इस प्रिजन वैन भी आ गई है, पुलिस भी है, सादे कपड़ों में भी मौजूद हैं लोग, ताकि एक जो उन्होंने सिक्योर निजाम बनाया हुआ है। और ये भी है, देखें असेंबली में अगर कोई एहतजाज करता है तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट जो है माजी में भी असेंबली में रही है और उसको काफी होल्ड है इनका, तो इस वजह से ये कोशिश करेंगे। अच्छा इलियास साहब, आप पंजाब की सियासत को समझते हैं, कि किस तरह की टीम एक्सपेक्ट करते हैं आप मरियम नवाज से? क्या वो टीम अपने अंकल जो कि वज़ीर आज़म बनने वाले हैं उनके मशवरे पे अगर सेलेक्ट करें तो उनके लिए बेहतर रहेगा? बिकॉज अल्टीमेटली ही हैड द एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस टीम रखते हैं, उनको पता है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लेना है। थोड़ा काफ़ी टफ सूबा है, आसान सूबा नहीं है टू हैंडल इसके मुख्तलिफ हिस्से और इसके मुख्तलिफ चैलेंजेस। उनको रिलाई करना चाहिए या इंटायरली अपनी टीम पे भरोसा करके नई टीम के साथ आना चाहिए, और आएंगी कैसे, आपको क्या लग रहा है?
देखिए, मरीम नवाज साहिबा, उनके पास सबसे बड़ा उनके वालिद साहब का एक्सपीरियंस है, उनके चचा का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मरीम नवाज साहिबा एक अपनी खुद एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी चलाती हैं और वो देखिएगा कि एक बड़ा टफ टाइम देंगी, क्योंकि जिस तरह वो काम करती हैं, जिस तरह वो अपनी पार्टी के लिए उन्होंने जलसे जुलूस करते हैं, जलसे करती हैं और इस तरह पार्टी को चलाती हैं, पार्टी के इजलास करती हैं, तो उनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उनका एक अपना विजन है, एक अपनी उनकी एक कैपेसिटी है, उसके मुताबिक वो चलाएंगी। और देखिए, उन्होंने अपनी जो टीम है वो टीम को सिलेक्ट करेंगे, उनके वालिद साहब भी कहेंगे, राना सनावला उनको गाइड करेंगे, क्योंकि राना सनावला एक पंजाब असेंबली में एक मेन जो है कि समझे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी इधर एक्सपीरियंस है पंजाब असेंबली में और किस तरह टफ देना और कानूनी जो महारत रखते हैं, उस तरह पंजाब असेंबली में जो स्पीकर है वो बड़ी अहमियत रखता है, जिसका आपने माजी में भी देखा चौधरी परवेज लाई ने कितना टफ टाइम। और जितने ये मंजे हुए सियासतदान हैं वो मरीम गाइड करेंगे उनके साथ, और यकीनी तौर पे नून लीग के लिए डू एंड डाई है। अगर आप इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेंगे, तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा अगले इंतखाब। सलमान साहब, एक बड़ा अहम नारा रहा है, वो नारा एहतसाब का रहा है पाकिस्तान के अंदर। मुझे याद है कम से कम पिछले 3 इंतखाबात जो हमने बाकायदा तौर पर देखे और उससे पहले जो पढ़े, उनमें जो बुनियादी और कलीदी नारा रहा है वो करप्शन खत्म करेंगे, किसी ने 90 दिन में कहा, किसी ने उससे ज्यादा कहा, फिर उसके बाद गिरफ्तारियां भी हमने देखी। एहतसाब बड़ा कलीदी स्लोगन रहा है पार्टीज का। इस दफा हमने किसी को ये कहते नहीं सुना है, शायद पहले से पता था कि हमने मिलकर हुकूमत बनानी है तो एक दूसरे पे तनकीद ना करें, लेकिन क्या एहतसाब फैक्टर इस दफा कहीं गवर्नमेंट्स के बीच में आएगा? अवाम का बहरहाल ये कंसर्न जरूर है कि पाकिस्तान में करप्शन नहीं होनी चाहिए, सियासतदानों का हो या ना हो। देखिए, एहतसाब तो अपनी मौत आप मर चुका है और ना ये किसी हुकूमत की तरजीहात का उस तरह से हिस्सा रहा, और ना इसके ऊपर हमने कोई ऐसे मैकेनिज्म, ऐसी कानून साजी, ऐसी पॉलिसियां लेके आए जिससे शफाफियत के मामलात को बरकरार रखा जाए। और ये याद रखिए, इस दफा जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं उसके अंदर तो कोई बड़ी डेवलपमेंट उस तरह से हमें नहीं देखने को मिलेगी। अब तो कंप्रोमाइज किस्म का मामला है, आप सारी सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो इसका मतलब है सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। जब सबको एडजस्ट करना पड़ेगा तो उनके माली मफादात भी हैं, उनके कारोबारी मफादात भी हैं। हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज्यादातर अपने अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, तो इसलिए भूल जाइए कि कोई एहतसाब नाम की चीज अब कोई एग्जिस्ट करती है। पीटीआई ने कोशिश जरूर की लेकिन वो भी उसी तरह से फेल हुए। और जो नैब का जो मामला था वो हमें लगा कि जो नैब है ये लोगों का एहतसाब करने की बजाय एक सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, PTI ने, जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, हमने उसके मामला देख लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई करप्शन के मामलात के अंदर जो है ना कोई बड़ी तब्दीली या कोई बड़ा एहतसाब का अमल हम देख सकेंगे, क्योंकि जिन लोगों का एहतसाब करना है वो तो खुद इस वक्त हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदों पर जाकर बैठ जाएंगे। जब वो लोग हुकूमत में बैठेंगे तो वो अपनी पार्टियों के अंदर अपने लोगों को, अपने खानदान के मामलात को, अपनी औलादों के मामलात को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। फिर उसके बाद आप देखिए जो और ये ब्रेक पे जाना, इस हुकूमत की तरफ से पिछली हुकूमत यानी कि उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही की हुकूमत के ऊपर आप एहतसाब के हवाले से कोई अमल, कोई एक्शन देखते हैं? नहीं देखा ना, मैंने कहा है, तो मैंने नहीं देखा तो मैं कह रहा हूं कि उसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि सब जगह पर कंप्रोमाइज हुआ है ना। मुझे एक ब्रेक, अभी भी इस वक्त कंप्रोमाइज ही होगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद यहीं से इस नुक्ते को दोबारा जोड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब, और हम सियासत के हवाले से बात करें। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इजलास होने जा रहा है जिसमें अरकान असेंबली पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त सूबाई असेंबली के बाहर, अता तार साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की आपको वो सुनवाते हैं। गवर्नेंस का सिलसिला था, इमरानी टोले से जान छुट्टी है, और वो जो ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान थे जिनको पूछना पड़ता था कि नेस्पाक और नेस्ले में क्या फर्क है, हमारी गिनती जी 160 से तकरीबन ऊपर चली गई थी, और वो तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे। अब खवातीन डाल के तो इंशाल्लाह ताला हमारा नंबर जो है वो तकरीबन 210 के ऊपर पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ ये जो महंगाई की बात की, देखिए मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस के साथ, प्राइस कंट्रोल के साथ, आगे रमजान भी आ रहा है, वज़ीर साहिबा के जो सारे मंसूबे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, इंशाल्लाह ताला जब वो फील्ड के अंदर निकलेंगी तो आपको इसमें कमी नजर आएगी। अता तारड़ साहब जो कि मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब हुए हैं, इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर पहुंचे हैं। काफ़ी अरसे तक पंजाब असेंबली के लिए और पंजाब हुकूमत के लिए भी खिदमात सर अंजाम देते रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद, इस वक्त इनफेक्ट उनका शॉट हमने आपको सुनाया। हमारे साथ इस वक्त आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी हम उनकी राय लेंगे। और सलमान आबिद साहब तो हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। तो सलमान आपकी इजाज़त से मैं आमिर साहब से भी इब्तदाई खबर कुछ ले लेता हूँ। आमिर साहब, एक तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो किचन कैबिनेट के हवाले से हम सवाल
कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा की, क्या ये पुरानी कैबिनेट हो सकती है जो कि इससे पहले काम करती रही है, या नहीं हो सकती है? और आज का दिन क्या एक पुरअमन दिन होगा पार्लिमानी नुक्ता निगाह से मैं बात कर रहा हूं, या फिर हम दोबारा से कोई ऐसी एपिसोड होते देखेंगे जो कि पार्लिमानी सियासत में कुछ खास अच्छी याद के तौर पर याद नहीं रखी जाएगी? कैसे देख रहे हैं आज के दिन को आप? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस किचन कैबिनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज तो पहली दफा एमपीए मुंतखब हुई हैं और आज ओथ लेंगी, तो उनकी जो कैबिनेट बने और वो दूसरी दफा बना रही हो तो किचन कैबिनेट आप कैसे? उनके आसपास जो कुछ लोग नजर आते हैं, मुहावरतन मैंने कहा है, उमूमी तौर पे जो आपके दोस्त होते हैं उन्हीं को आप पावर में लेके आते हैं ना, जो आपके साथ नजर आते हैं, जैसे मरियम औरंगजेब हैं मिसाल के तौर पर। देखें, जिन लोगों को आप समझते हैं कि आसपास हैं वो उनकी पॉलिटिकल साथी हैं, या मर्द हैं या औरत हैं, जिन लोगों ने मेहनत की होती है तो पहला नंबर तो उन्हीं का होना चाहिए कि जिन्होंने काम किया है, या वो लोग जो आपके साथ मुंतखब होके आए हैं और वो एक्सपर्ट हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, तो तवक्को ये होनी चाहिए कि मरियम नवाज एक अच्छी टीम लेके आएंगी, ताकि जो बातें उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कही और अनाउंसमेंट की, क्योंकि पहले जो था वो मंशूर था पार्टी का, अब एक नामजद वजीर आला ने अपनी पॉलिसी दी, तो हमें तो उसी को वॉच करना होगा कि वो क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए करती हैं। शहबाज शरीफ हों, उनके साथ ये बात नहीं होगी कि जी आपको अभी टाइम मिलना है, आपने तो काम करना है और डिलीवर करना है। मरियम नवाज ने जो अपनी तरजीहात बयान की हैं उसके ऊपर उन्हें टाइम भी मिलेगा, उन्हें साथ साथ काम करते हुए दिखाना भी होगा कि हाँ मैं पंजाब के अवाम की रिलीफ के लिए, क्योंकि लोगों ने बहुत बातें सुन ली, अब लोग रिलीफ चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप अब आए हैं, आपके मुखालिफ एक बहुत बड़ी अपोजिशन मौजूद है, उसको भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि यही दोनों रास्ते होते हैं कि अपोजिशन तकड़ी हो और वो दबाव डाले गवर्नमेंट पे कि वो अवाम की रिलीफ के लिए फैसले करे और मैक्सिमम करे। तो ये अच्छा तरीन काम होता है जो पार्लियामेंट के अंदर भी होगा अब, कि पहले खान साहब खुद मैदान से भाग लिए 155 अरकान को लेके, क्या जरूरत थी जाने की, बैठते, बाद में जो कहते रहे कि ये भी बन गया कानून वो भी बन गया कानून, तो वो उनको गुफ्तगू करने का मौका ही ना मिलता। अब आज आपको जो रास्ता मिल रहा है, चाहे वो मरकज में हो चाहे वो सूबे में हो, और चूंकि हम बात मरियम नवाज के हवाले से कर रहे हैं, तो जिसको अपोजिशन लीडर वो बनाए पीटीआई या सुन्नी ताज कौंसल, हम नाम दें जिसको भी, उन्हें हर चीज में कमेटियों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, मीडिया पे आना चाहिए, गलत बात को सामने लाना चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही लेनी चाहिए, ताकि कोई काम ऐसा ना हो सके कि जी ये कल को कहें कि जी अपोजिशन ने तो ये बात कही नहीं थी, या अपोजिशन कहे कि हमें मौका नहीं मिला था। अब आपको लोगों ने दोनों तरफ से मौका दिया है, एक ने हुकूमत बनाई है, एक ने अपोजिशन बनाई है, तो इन सबको चाहिए कि अब मिल के काम करें। मिल के काम करने का मतलब हरगिज अपोजिशन और गवर्नमेंट का ये नहीं होता कि बहम हो जाए, नहीं, मिल के काम करना यह है कि जो पंजाब असेंबली है उसमें रास्ते बनाएं कि अगर गवर्नमेंट कोई ठीक काम कर रही है उसके लिए अपनी तजावीज दें, गलत काम है उसमें रुकावट बने, और उसकी रुकावट का तरीकाकार यही होता है कि आप तकारीर करते हैं, मीडिया पे सामने लेके आते हैं कि ये चीजें गलत हैं, तो एक तामीरी अपोजिशन भी होती है। ठीक है, मतलब आप काम करें और आपका काम होता हुआ नजर आए, डिलीवर करते हुए नजर आए, दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से। सलमान साहब, एक तो आमिर इलियास राणा साहब का इब्तदाई तज्जिया आपने सुना, दूसरी जानिब हम इससे पहले एहतसाब की भी बात करते हैं, परफॉर्मेंस या स्पीड ऑफ डिलीवरी पे बात कर लेते हैं। अवाम क्योंकि अवाम इतनी मुश्किलात का शिकार है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरनाइट चीजें उनके लिए तब्दील हों, और जितना सफर अवाम ने किया है स्पीड उस पर होनी भी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब हमारे मुआशी चैलेंजेस भी अपनी जगह मौजूद हैं। सो हाउ यू सी दिस? ये रास्ता आमिर इलियास राणा ने बड़ी अच्छी बात की है कि अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है परफॉर्मेंस के अलावा। अब प्रॉब्लम एक है, हमारे यहाँ जो भी हुकूमतें आती है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में चली जाती हैं। देखिए, मेगा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी होंगे, लेकिन इस वक्त लोगों का मसला मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है, महंगाई है। लोगों का मसला यह है कि जो अजाब उनके ऊपर महंगाई का, बिजली के बिलों का, गैस के बिलों का, पेट्रोल का, डीजल का, दवाइयों की, उसका इलाज के हवाले से, तालीम के हवाले से जो बोझ पड़े हैं ना, उसका कोई इलाज फौरी तौर पर निकाला जाए। अच्छा, अब अगर ये नहीं निकालेंगे, चाहे वो मरियम नवाज की शक्ल में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में हो वजीर आजम, चाहे वो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का कोलिशन हो, सिंध में उनका कोलिशन पीपल्स पार्टी हो और पीटीआई केपीके के अंदर हो, असल प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त आपकी जो नब्स, जिसको कहते हैं अवामी सतह पर उनकी अवाम की नब्स के ऊपर आपका होना चाहिए। अगर आप उनके बुनियादी नोयत के मसाइल हल नहीं करेंगे, उनको रिलीफ नहीं देंगे, लोग मेगा प्रोजेक्ट्स को भूल जाएंगे। देखिए, आपने पहले भी लैपटॉप बांटे हैं, आपने ऑरेंज ट्रेन बनाई, आपने मेट्रो ट्रेन निकाली, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी के हिस्से में जो बुनियादी मसला आ रहा है इकोनॉमिक्स का, उसको किस, देखे ना इस वक्त क्राइसिस क्या है, क्राइसिस ये है कि लोगों की आमदनी में
और लोगों के अखराजात में इस वक्त एक अदम तवाज़न पैदा हो गया है। उसको कैसे बैलेंस किया जाए? 20-20 हज़ार के तनख्वाहदार मुलाजिम को आप 8-8 हज़ार रुपए का, 7-7 हज़ार रुपए का गैस का बिल भेज रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपए के आप बिजली के बिल भेज रहे हैं। और अभी आप देखिएगा ये जब IMF के साथ मामला तय होगा मार्च में, उसके बाद जो एक और अजाब आएगा महंगाई का, माशी बदहाली का, क्योंकि जो टैक्सेस लगने हैं कि जिनके ऊपर टैक्स लगाने होते हैं हुकूमतें उन पर टैक्स नहीं लगाती। लोग हुकूमतें क्या करती हैं, आम आदमी के से मजीद पैसे उन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाकर निकालती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जितना अच्छा एक पीपल्स पार्टी PMNN ने मिलकर एक कोलेशन सेटअप भी बना ली है, अब अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो फिर कौन जवाबदेह होगा, फिर किससे पूछेंगे? इसलिए ये इनके पास एक रास्ता है, ये निकाले, अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करें। 100-100 लोगों की काबीना, 15-15, 20-20 मुशीर और इस तरह के हैवी मेगा किस्म के जो हुक्मरानी का निजाम है, इसको इस साइज को कम करें और वाकई आप परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो देंगे तो लोग आपकी तरफ देखेंगे। अदरवाइज लोगों में पहले भी बहुत रिएक्शन है और पहले भी बहुत गुस्सा है इस पाकिस्तान के माशी निजाम पर और सियासी निजाम पर। इस पे आमिर साहब का भी कमेंट लेते हैं। आमिर साहब, जिससे सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के हवाले से ही बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस के अलावा अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि PDM इत्तेहाद के टाइम पे जो हमने देखा है वो 16 माह के जो अरसा था वो जो अवाम है उस पर बड़ा भारी पड़ा था, और महंगाई की सूरत में हो, दीगर मामलात की सूरत में हो। अब ऑब्वियसली मेगा प्रोजेक्ट्स तो मुस्लिम लीग नून का एक रहे, उनके टेन्योर का खासा रहते हैं कि वे मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं या महंगाई की हम जहाँ बात कर रहे हैं, अब ज़रूरतें रोज़मर्रा ज़रूरत की जो अशिया उनकी बात करें, उस पर भी तो फोकस करने के लिए आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो अपना मंशूर दिया है उसमें ये चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा? हमारे भाई सलमान आबिद साहब ने जज्बाती अंदाज में जो गुफ्तगू की, उसका जवाब सिर्फ इतना है कि लोगों ने तो यहाँ पे बढ़त को, मौला जट के मुहावरे को अहमियत दी है, परफॉर्मेंस को तो बिल्कुल नहीं दी। परफॉर्मेंस के ऊपर वोट होते तो रिजल्ट कुछ और होते। बहरहाल आम आदमी की जिंदगी को आसान करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसके बिल ठीक हों, उनको रोजगार मिले। और PTI जितना मर्जी जोर लगाए पंजाब में तो ताजिरों के साथ खड़ी हो जाए। इन्हें छोटे ताजिर पे जो टैक्स नेट में नहीं है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है उसकी तरफ गवर्नमेंट को जाना होगा। जो प्रॉपर्टी के बिल्डर्स हैं, टाइकून्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, वहां बहुत गुंजाइश है रियल एस्टेट पे टैक्स की, वो लेनी चाहिए और बिल्कुल डट के लेने चाहिए और आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। फिर चाहे PTI जितना मर्जी जोर ताजिरों की हिमायत में लगा ले, अगर लोगों को रिलीफ मिल गया लोग कहेंगे कि जी बिल्कुल ठीक बात है। बाकी अब पाकिस्तान ने यह बता दिया है कि परफॉर्मेंस पे वोट नहीं पड़ता, ना कारकर्दगी पूछी जाती है, क्योंकि कारकर्दगी पूछी जाती तो पौने 10 साल में KP में जो कुछ 80 अरब से 980 अरब रुपए के कर्जे पे गए और एक प्रोजेक्ट नहीं है कि वो बताएंगे हमने ये किया है तो उनको वोट मिला है। ये लोगों की राय है ना, तो उसको हमें एहतराम करना चाहिए कि लोग चाहते हैं कि गपशप करें, आप बड़क शड़क लगाएं, काम करें ना करें हम आपको वोट देंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी को रिलीफ दे और बाकी वही काम अब करना पड़ेगा इन्हें। जो PTI के सिर्फ नारेबाजी थी, सोशल मीडिया के ऊपर गेम थी, उसी ने उनको उठाया है। तो मेरा नहीं ख्याल। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब तो बड़े धीमे आदमी थे, उन्होंने तो कभी कोई बढ़त नहीं लगाई। अच्छा, आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट चला रहे थे? फिर तो ठीक बात कह रहे हैं। आपकी बात वज़ीर आला तो वही थे ना। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मजबूर हूँ, क्योंकि आपकी राय का एहतराम है कि उस्मान बुज़दार चला रहे थे। चले आप इस पे जरा वापसी पे बात करते हैं, ये बड़ा अहम लगता है। उस्मान बुज़दार हुकूमत चला रहे थे या नहीं चला रहे थे? सलमान साहब ने चूंकि जाना है तो इनको हम जरा फ्री करें। सलमान भाई, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा डिस्कशन थोड़ी जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस पंजाब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद पंजाब असेंबली का इजलास होना है, जहाँ पे 9 मुंतखब जो अरकान असेंबली हैं अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, उसके बाद सिग्नेचर करेंगे। जिन अरकान ने मुख्तलिफ सीट्स को होल्ड करना है और लेफ्ट करना है, ये भी फैसला होगा और फिर उसके बाद कायदे ऐवान का इंतखाब भी होना है। अच्छा, देखना यह कि क्या ये आज सारा मरहला मुकम्मल होता है या नहीं। इम्कानात कम है चूंकि वक्त की कमी हो सकती है। अच्छा, दूसरी जानिब एक बड़ा अहम नुकता है और वो है अपोजिशन के हवाले से हमारे नुमाइंदे मियां असलम, जिनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है और जो मियां असलम तहरीक इंसाफ ने आज़ाद अरकान का सरबराह जिनको बनाया है ऐवान के अंदर, कायदे ऐवान, उनके आने के हवाले से भी मसाइल हैं कि वो शायद पहुंच पाते हैं या नहीं। तो इस हवाले से जरा आमिर रियाज सना साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो असेंबली या ऐवान का जो माहौल है वो ठीक रहे ताकि सियासी उमूर अंजाम पाएं, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट वो अपनी जगह पे रहते हैं। लेकिन हमें याद है जब बेनज़ीर साहिबा जीती थी इन 92-93
1993, तो नवाज शरीफ साहब उनके पास जब आए थे तो उन्होंने उनको खुद उठकर ग्रीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन है, हो जाता है, यानी कि माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अच्छे माहौल में काम करने के लिए। पंजाब असेंबली का माहौल आप अच्छा होता देखते हैं इस तनाज़े की सूरत में, इस तरह की जो सूरत हाल से हमें नजर आ रही है, कैसा माहौल होना चाहिए होगा आपके ख्याल में? देखिए, माहौल हर सूरत में अच्छा होना चाहिए, ये ख्वाहिश होती है। होगा कैसे, ये मैदान में नजर आएगा कि अभी तो तकरीबन तमाम लोग मिक्स बैठे जाएं, क्योंकि आज सिर्फ हल्फ होना है और वो हरूफ तहजी के एतबार से होता है कि लोगों को नशिस्तें अलॉट कर दी जाती हैं। जब इलेक्शन होता है कायदे ऐवान का, उस वक्त तकसीम हो जाए, बाद में बिठा दें लोगों को। लेकिन इशू ये है कि जो लोग पीटीआई के हैं वो पीटीआई के रहेंगे, जो पीएमएलएन के साथ हैं जिसमें काफ लीग और पीपल्स पार्टी भी है, वो फिर नशिस्तें तकसीम हो जाएंगी। डिपेंड ये करेगा कि अगर वो मियां असलम इकबाल साहब हैं, अपोजिशन लीडर भी उनको बनाया जा रहा है, तो उनका रवैया क्या होगा और मरियम नवाज का क्या रवैया होगा। मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट की तरफ से हल्ला गुल्ला नहीं होगा इस मामले पे, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहां पे परेशानी पैदा हो, इस सेंस में कि वो ऐवान को स्मूथ चलाएं। हाँ, बिल्कुल पीटीआई की तरफ से हल्ला गुल्ला इसलिए होगा, और वो करेंगे भी सही, कि उनके लीडर जो हैं वो अडयाला जेल में मौजूद हैं और उन्होंने उनकी आवाज उठानी है। ये होता है, मैं और आप अगर कहीं जाएं और हमारा साथ कोई मुश्किल में हो तो हम पहले उसकी बात करते हैं। तो ये कोई मुजायके की बात नहीं है कि पीटीआई अगर हल्ला गुल्ला करती है और कहती है कि इमरान खान को रिहा करो या कुछ हल्ला गुल्ला सड़कों पे भी आज एक्सपेक्टेड है ना। पुलिस की बड़ी तादाद है और अभी तक हमारे नुमाइंदे ने बताया कि कोई भी जो इंडिपेंडेंट या तहरीक इंसाफ का जो रुकन है वो अभी तक असेंबली नहीं आया है। और कुछ हमारे साथियों से आपके पास बेहतर मालूमात होंगी, ये भी इतलात आ रही है कि हो सकता है कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है आज, चूंकि कुछ लोग मतलूब हैं पुलिस को। तो उस सूरत में फिर आपको लगता है कि हालात ठीक रहेंगे या मामला ठीक रहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं ना उसमें। एक तो स्पीकर का किरदार होगा कि वो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। सब्तैन खान पीटीआई के स्पीकर हैं और वो कह दें कि जी पहले उनको लेके आए, वो ये शर्त आयद कर सकते हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी ये है कि आज के दिन वो हल्फ लें जो लोग आए हों। हाँ, खुद बैसियत जमात पीटीआई ये कह दे कि चूंकि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हुई तो हम आज के दिन हल्फ नहीं ले रहे, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या कल आप आके जब स्पीकर के लिए इलेक्शन होगा आप उस वक्त भी आके हल्फ ले सकते हैं। हल्फ पे चौधरी निसार ने 5 साल में मतलब शिरकत सिर्फ एक दफा की, जब वो बीच में आए, जब ये होने लगा कि जी वो नया कानून ला रहे हैं कि अगर जो मेंबर हल्फ इतने दिनों में नहीं लेगा तो उसकी रुकनियत खत्म हो जाएगी, तो वो हल्फ लेने आए और फिर नहीं आए। मोहतरमा कुलसूम नवाज मरहूमा वो हल्फ नहीं ले सकी थी और बीमारी में ही वो उस वक्त जब इलेक्शन लड़ रही थी लंदन चली गई और अल्लाह के पास चली गई। तो कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं है कि कौन कब आएगा। हाँ, ये उनके एहतजाज का तरीका हो सकता है कि हमें मखसूस नशिस्तों पर फैसला दिया जाए, लेकिन उसमें मसला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो परसों रात कोई 12 बजे दरखास्त जमा कराई कि हमें मखसूस नशिस्तों का कोटा दिया जाए, तो उसमें लिस्ट उन्होंने हवाले नहीं किए इलेक्शन कमीशन के। कल रात भी मेरी बात हुई थी इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा कि हमने जो फैसला करना है वो तो हम करेंगे। अली जफर साहब कहते हैं कि कानून का सारा इलेक्शन कमीशन लेके हमें मखसूस नशिस्तें ना कर सकता है और फिर हम अदालत में जाएंगे। सॉरी, उसके ऊपर एक टाइम लगना है, लेकिन ये फैसला तो पीटीआई की क़यादत को करना है कि वो हल्फ लेते हैं, ठीक है, शो बनाते हैं, या वो बाहर कहते हैं कि जी हमें जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती हम ऐवान में नहीं आएंगे। ये फैसला उन्होंने करना। ठीक है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब, निगरान वज़ीर आला पंजाब, इनकी ऑब्वियसली हमने जो ऑपोजिशन है वो बड़ी नाला इनसे नजर आई, क्योंकि इंतखाबात के मामले में भी और दीगर मामलों में भी। इनकी परफॉर्मेंस को लेके आप कमेंट कीजिएगा आमिर साहब। देखें, परफॉर्मेंस तो यकीनन बहुत अच्छी होगी। उन्होंने लाहौर में, आपके शहर में, आपके बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, अंडरपासेस बना दिए आने जाने में। जो उमरा डिफेंस में रहते हैं वो एक्सप्रेस के दफ्तर पहुंचते तक बड़े आराम से आप गुरुबा की नुमाइंदगी करें, उमरा की नुमाइंदगी वाले बहुत हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि उनके लिए रास्ते उन्होंने बहुत बनाए हैं, लेकिन चूंकि वो अवामी नुमाइंदे तो नहीं है ना कि उसके ऊपर यह किया जाए कि उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर कोई चेक नहीं था। हाँ, उनकी ये बिल्कुल उनके ऊपर तनकीद हुई है कि उनकी इंतजामिया ने पीटीआई के साथ सख्ती रवा रखी है और वो स्टेट की सख्ती थी। मैं तो पहले भी कहता था 9 मई के बाद पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है वो एस्टैब्लिशमेंट और उनके दरमियान में है। उसमें किसी हुकूमत को आप ये कह दें कि जी निगरान हुकूमत ने ये काम किया, भाई स्टेट पे आपने जाके हमला किया, आप बरी हो जाए, रिहा हो जाए। पहले भी मैं ये बात कह रहा था कि उनके साथ नई आने वाली गवर्नमेंट ने अब एक नया रास्ता खोलना है। वो महादराई का होगा या कुछ लोअर 2 की बुनियाद पे, यानी सियासी मुफाहिमत का रास्ता होगा कि जी ठीक है, जब सजाएं हो जाए लोगों को जमानत की तरफ रास्ता देना चाहिए कि बहुत दिन हो गए, महीनों गुजर गए, अब 9 मई नया आने वाला है।
तो अल्लाह दूसरे किसी ऐसे साने से इस मुल्क को बचाए। मुफाहमत बननी चाहिए, सियासतदान असम्बलियों में वापस आ रहे हैं। पीटीआई नाराज थी उस वक्त, खुद पंजाब असम्बली तोड़ी, खुद केपी असम्बली तोड़ी। तहरीक इंसाफ तो इससे पहले ऐलान कर चुकी है कि हम फतेह मक्का की रवायत को अपनाएंगे, अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर आती है बदले की सियासत नहीं करेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, उन्होंने भी पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ किस्म का क्रिटिसिज्म, हर किस्म का क्रिटिसिज्म इनफैक्ट उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी और अदरवाइज भी पॉलिटिकली भी उन पे किया गया। तो उनका पहला चांस भी है, उनको एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन कहा भी जाता है, बजायर उनका एक औरा ऐसा लगता भी है। तो क्या मरियम मफामत की पॉलिटिक्स को तरजीह देंगी आपके ख्याल में, आपको लगता है कि नहीं हम फिर कुछ पकड़ धकड़ और जो मोहसिन नकवी रिजीम के अंदर सिलसिला रहा वो जारी रहेगा, स्टेट करती रहेगी, आपको लगता है? जो बात मैंने आपसे कही कि रास्ता दो रास्ता लो, पॉलिसी यही होनी भी चाहिए और होगी भी सही। वो ये नहीं कहेंगी कि चूंकि मुझे जुलाई में जब अरेस्ट किया गया और मैं लंदन से आके अरेस्ट हुई, हब्स के दिनों में मुझे तंदूर के साथ वाले कमरे में रखा गया था, तो मैं इमरान खान को अडयाला जेल में उसी जगह पहुंचा के रास्ता बताऊंगी कि जी अब आपके लिए रास्ते खोले गए थे, बैरकें तोड़ी गई थी, आपको उसी जगह रखूंगी जहां मैं रही थी। ये काम वो नहीं करेंगी। अच्छा। और ये होना भी नहीं चाहिए। वो खान साहब का गुस्सा था जब पाकिस्तानियों के साथ वो वाशिंगटन में बात कर रहे थे, तो वो मुंह पे हाथ फेर के कहते थे मैं जाके एसी भी उतरवाऊंगा। ये गुस्सा किसी को भी फायदा नहीं देता, खान साहब को भी नहीं दे सका। आप जितने मर्जी पॉपुलर लीडर हो जाए, आप कहां पहुंचे? अडयाला। आप लोगों के लिए गाने बनवा रहे थे, नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, आप वहां गए। तो ये बात बायसे इबरत भी है, बायसे सबक भी होनी चाहिए, चाहे वो मरियम नवाज हो, कोई पाकिस्तान का सियासतदान हो, सबको ये चाहिए कि पाकिस्तान को चलाने के लिए अपने जाती गुस्से और रंज को साइड पे रख के, और मेरा ख्याल है मरियम नवाज ये काम करेंगी और सब हमें आने वाले दिनों में मिलने अच्छे काम में सपोर्ट मिल के चले बगैर बात बनती नहीं। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। अपोजिशन और हुकूमत दोनों का काम। ठीक है, हेडलाइंस चल रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है। आमिर इलियास राना साहब सियासी दे रहे थे, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और डॉक्टर कंवल खालिद बात कर रहे हैं कि पंजाब 5 नहीं 7 दरियाओं की सरजमीन था। देखते हैं क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे साथ मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर कंवल खालिद साहबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। आपने मेरे कई तारीखी मुगालते दुरुस्त किए हैं। मसलन मैं लाहौर की क़दामत के बारे में ये समझता था, लाहौर की तारीख के बारे में कि ये बस 1000 साल पुरानी है। आप इसको खींच तान के लेके कहीं मौजूद तक। अच्छा, इसी तरह मैं समझता हूँ कि पंजाब जो है वो पंजाब यानी 5 दरिया है, और आप ही से कहीं सुना है कि ये तो बेसिकली 7 दरिया थे। बिल्कुल। तो ये 7 दरिया कैसे थे, ये क्या कहानी है? देखिए, हम जब दुनिया के रीजन्स को उनको स्टडी करते हैं, तो जब हम बात करते हैं मिस्र की, ठीक है, तो एक दरिया की सरजमीन दरिया नील। इसी तरह से जब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, तो 2 दरियाओं की सरजमीन दजला और फरात की। और लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब को जब आप स्टडी करते हैं तो मौजूदा दौर में तो ऑफ कोर्स ये 5 दरियाओं की सरजमीन कहलाती है। लेकिन जब हम कदीम दौर में देखते हैं तो ये जो खित्ता है ये दर हकीकत 7 दरियाओं की सरजमीन था। और जब हम वैदिक लिटरेचर जो उसको स्टडी किया जाता है, तो उसमें इस जगह का जो नाम लिया गया है उसको सप्ता सिंधवा कहा गया है। सप्ता इज 7, सिंधवा इज द रिवर्स। सो ये 7 दरियाओं की सरजमीन है। और अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जहाँ पे एक दरिया ने मिस्र की तहजीब दी, 2 दरियाओं ने मेसोपोटामिया की दी, तो आप सोचिए कि जहाँ पे 7 दरिया बह रहे थे तो वहाँ की ज़रखेज़ी का क्या आलम होगा, और वहाँ पर किस तरह की तहजीब जो होगी वो परवान चढ़ी होगी। यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प बात कहती चलूँ कि मुझे बहुत शौक़ है जो 1920s और 30s के दरमियान जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं, वो बड़े दिलचस्प आर्टिकल हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के हवाले से साउथ एशिया में। तो वहाँ पे ये लिखा गया है कि गालिबन दुनिया का जो कदीम तरीन हमें ट्रेसेस मिलते हैं गंदम, जौ और मकई के, वो हमें इस खित्ते से इस तरह मिलते हैं कि दे जर्मिनेटेड ऑन देयर ओन। तो बाद में जिसको हम कहते हैं ना कि जंगली गंदम या जंगली मकई, तो वो यहाँ पर मौजूद थी। और कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है, इस पर मज़ीद रिसर्च की तहकीक की ज़रूरत है, कि यूरोप में अगर 11 एडिबल स्टेपल्स थे
तो हमारा जो खिता है सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे 27 एडिबल स्टेपल्स थे कि यहाँ खाने के लिए इतना मौजूद था। यानी एक तो मौसम, माहौल और वो तमाम चीज़ें भी अपनी जगह, यानी एक खिता जो है वो ज़राअत के हवाले से पूरी दुनिया में अपने जो क्या कहते हैं स्पाइसेस की वजह से मशहूर हो जाता है। तो उस वक्त से क्रिएटिविटी या उस वक्त से ये जो खिता है ज़रखेज़ी के एतबार से ये बड़ा अहम खिता है। और जब हम 7 दरियाओं की बात करते हैं तो ऋग वेदा के कुछ श्लोक जो हैं उनमें सप्ता सिंधवा का जो है वो जिक्र है। और जब उन दरियाओं का हम जिक्र करते हैं तो उसमें मैं थोड़ा 5 तो शामिल है ना जी, ये 5 शामिल हैं, बल्कि मैं आपको दिलचस्प बात थोड़ा नाजरीन से मैं गलती का एहतमाल ना हो तो इसलिए, तो एक तो वो दरिया सरस्वती के बारे में कहा जाता है जो कि खुश्क हो चुका है। उसके अलावा जो कदीम नाम आते हैं, एक नाम है सताद्रू। सताद्रू को अब हम सतलुज कहते हैं। सतलुज, ठीक है। विपासा जो है वो ब्यास है। ओके। और चतुर्भंगा, चतुर्भंगा जो है ये चनाब। ओके जी। और वितास्ता, वितास्ता जो है वो जेहलम को कहा जाता था। इसी तरह से इरावती, इरावती जो है वो, इस पे मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। लेकिन 7वां दरिया जो है वो उसको दरिया सिंध या दरिया काबुल, क्योंकि ये इनका मिलते हैं एक मकाम पे, तो 7वां दरिया जो है भी सिंधी नाम जी, उसको सिंधु के नाम से उसको कहते थे। और जब फिर बात आती है इरावती की, तो इरावती जो है ये हमारा दरिया रावी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इरावती बेसिकली एक वैदिक या आर्यन दौर की जो एक गॉडेस है दुर्गा, इसको दुर्गा के साथ एसोसिएट किया जाता है। अब दुर्गा जो है बाद में जो रुद्रा है उसकी बीवी के तौर पे आती है। और ये जो है ये शिवा की जो आप कहना को उनकी बीवी के तौर पे इनको माना जाता है। और दुर्गा के साथ ये एसोसिएट किया जाता है कि ये शी वॉज द गॉडेस ऑफ एंगर एंड रैथ। तो इसलिए कहते हैं कि दरिया रावी जो है वो इस मामले में काफ़ी इसने वसीला था और इसने काफ़ी तबाहियाँ भी की, तो इसको दुर्गा के नाम से भी याद किया जाता है। और फिर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको फिर हम दरिया रावी कहते हैं। पंजाब का जो लफ्ज़ है ये आपको दिखाई, अब फिर जब ग्रीक्स आते हैं तो उन्होंने इस खित्ते को पेंटोपोटेमिया के नाम से याद किया। पेंटो 5, पोटेमिया रिवर, 5 दरियाओं की जब उनका। और फिर जब मुसलमान आते हैं, सरस्वती जो है वो खुश्क हो चुका था तकरीबन, ठीक है। सरस्वती और जो हाकड़ा का भी जहाँ जिक्र है, तो ये दरिया बहुत कदीम दौर से खुश्क हो चुके हैं। और वादी सिंध जो है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो डिक्लाइन की एक वजह जो है वो गालिबन इन दरियाओं का खुश्क होना भी था। और फिर पंजाब का लफ्ज़ जो है ये कहा जाता है कि फ़ारसी ज़ुबान में इस्तेमाल होता था और ये किसी ख़ास जगह से मंसूब नहीं था। जहाँ भी 5 पानी, 5 नहरें, 5 दरिया, 5 मिलते थे, तो एक पंजाब का जिक्र हमें अफ़गानिस्तान की जगह पे भी है, वहाँ पे भी 5 पानी मिलते थे कदीम दौर में। और फिर कहा जाता है कि ईरान में भी एक जगह थी कि जहाँ पे के 5 पानी मिलते थे, तो वही नाम जो है फिर इस खत्ते को जो है वो दिया गया। इन सारी जो हम गुफ्तगू जितनी करते हैं ना, इसमें आपका डेफिनेटिव कुछ नहीं हो सकते। अब जैसे हम लाहौर की बात करते हैं और उसके जिक्र की बात करते हैं, तो हदूदुल आलम जैसे कि मैंने जिक्र किया था उसमें। इसके अलावा 892 AD में एक फतहुल बुल्दान के नाम से किताब है, जिसमें कि मैं नाम दोबारा देख लूँ, इनके अहमद बिन याह्या एक स्कॉलर थे, तो उन्होंने लाहौर को अल अहवार के नाम से जो है वो बात की है, या अल लोहवा। अब ये कहलाता है लौह का किला, तो इस नाम से भी याद किया है। और दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि जब हम कदीम किताबों में देखते हैं और उनके रेफरेंसेस देखते हैं, तो हमें लाहौर नाम के 13 वेरिएंट मिलते हैं। मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन और मुख्तलिफ हरूफ के साथ जो है वो इसको लिखा गया। तो वो 13 नाम जो है हम फिर किसी और दिन उस पर बात करेंगे। बट दिस इज़ द पंजाब एंड दिस इज़ वेयर वी लिव। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। नाज़रीन, बात यह है कि तारीख ज़रूर पढ़िए, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हतमीयत के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, और लेकिन मोस्ट प्रोबेबल, यानी अब जब आप देखते हैं इस तरह का डाटा को, तो आप ये देखते हैं ऑब्जेक्टिव जब उसकी स्टडी करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल क्या, इम्कान किस चीज़ का ज़्यादा है। तारीख जो है वो आपको पूरे एतमाद बनाती है, तारीख आपको बहुत सारा इल्म देती है अपने बारे में, अपने खित्ते के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में। सो तारीख को जानिए, तारीख को ज़रूर पढ़िए, देखते रहिए माइंड मैटर्स।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सहराए चोलिस्तान की, जिसमें रौनक लग गई है, मेला सज गया है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी रंग बिरंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस वक्त वहां पे रेसिंग करने में मसरूफ है। 5 रोजा जीप रैली का आगाज हुआ है। इसके पहले रोज 100 से ज्यादा ड्राइवर्स ऐसे हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कल इसका क्वालिफाइंग राउंड हुआ, जबकि आज प्रिपेयर्ड गाड़ियों की पहली रेस होगी जिसमें मर्द भी हिस्सा लेंगे एंड इंटरेस्टिंगली खवातीन भी हिस्सा लेंगी, जो कि एक अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है। सो ये सभी रेसर्स किस्मत आजमाएंगे, अपनी पावर आजमाएंगे। टीडीसीपी के मुताबिक जो प्रिपेयर्ड कैटेगरीज हैं इनमें गाड़ियों का ट्रैक 462 किलोमीटर, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट इन एशिया आई बिलीव। इस पर अपने बात भी करनी है। 462 किलोमीटर का ट्रैक है, जबकि जो स्टॉक कैटेगरी है इसकी गाड़ियों का ट्रैक 231 किलोमीटर का रखा गया है। हफ्ता 24 फरवरी को दिलोश दाहिर से बजनोट तक, आई होप मैं नाम सही ले रहा हूं, ये स्टॉक कैटेगरी रेस होगी और यहां पे एक रंगारंग कल्चरल फेस्टिवल होगा, एक नाइट होगी। जनूबी पंजाब का ये सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट है जी और 25 फरवरी तक जारी रहेगा। इसके इंतजामात क्या हैं, मजीद इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग है, इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, हमारे साथ राजा जहांगीर अनवर मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है, हम हर साल बात करते हैं इसके हवाले से। इस बार क्या डिफरेंट होने वाले हैं और अब तक किस तरह का इवेंट, चूंकि अभी अब इसका 2 रोज हो चुके हैं, 25 तक जारी रहेगा, किस तरह की एक्टिविटीज देखी हमने वहाँ? अच्छा अर्मिला, मैं आपको बताऊं, ये 19वां चोलिस्तान इंटरनेशनल डेजर्ट रैली है। इससे पहले 18, ये हर साल एनुअल एक इवेंट है हमारा। और आप ये देखें इसको कि इसको टूरिज्म क्यों करवा रहे हैं, इसको स्पोर्ट्स वाले क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि ये एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुका है। एक ये बेसिकली एक प्रोडक्ट डिज़ाइन हो चुकी है जिसमें अब पूरी दुनिया से लोग हिस्सा लेते हैं। मैं यहाँ पे हमारे चंद दोस्त ममालिक से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, अरब ममालिक से लोग रेसर्स आते हैं इसमें। इस वक्त भी इमरान जैसे कह रहे थे 104 रेसर्स में हिस्सा ले रहे हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अच्छा, नॉट जस्ट जीप्स, आप तो टीवी पे जीप्स भी देख रहे हैं, इसमें मड बाइक्स भी हैं। अच्छा, डर्ट बाइक्स कहते हैं शायद उसको। इसी तरह ट्रक्स, वो भी एक नई कैटेगरी ऐड हुई है जो अर्मिला पूछ रही है कि नया क्या होने जा रहा है, तो ट्रक्स भी इस दफ़ा हमने ऐड किए हैं। और ट्रक की एक कैटेगरी है जिसमें वो इसके डेजर्ट के अंदर भगाएंगे और ये सारे कस्टमाइज डिज़ाइन ट्रक होते हैं या पर्पस बिल्ट जी। और इसमें जो सबसे खूबसूरती ये है कि जो आपने भी बात की, वहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है, 2 वीक लॉन्ग फेस्टिवल। उसमें पूरी जनूबी पंजाब की सकाफत और उसकी फूड, उसकी कुजीन, उसके ड्रेसेस, वो एक रंगारंग तकरीब होती है। वो 14 दिन चल रही है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या होता है, हमारा ये जो डेजर्ट रैली है, जो इंटरनेशनल एक फेडरेशन, उसको कहते हैं FIA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल, उसके ये मैप पे आ चुकी है। अच्छा, हमने इस दफ़ा भी कोशिश की थी कि उसके प्रेसिडेंट साहब खुद आए इसकी इनॉग्रेशन के लिए, लेकिन समहाउ किसी वजह से वो नहीं आ सके, वो यूक्रेन में थे। ठीक है, तो अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि FIA वाले खुद आएँ, क्योंकि उसका फ़ायदा, जैसे आप फार्मूला 1 रेस सुनी हुई आपने जैसे होती है, इसी तरह इसकी भी एक अहमियत अब इंटरनेशनल बन चुकी है। उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों से पार्टिसिपेंट्स आते हैं रेस करने के लिए। वहाँ पे एक मेला सजता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सहरा में रौनक लग जाती है। क्या बात है? ये कोई 65 लाख एकड़ का रकबा है जो हमारा जो सहरा है। इट्स ह्यूज, इट्स ए ग्रीन डेजर्ट एक्चुअली। इसमें लोग आते हैं, सैंड ड्यून बैशिंग करते हैं। वो आप डेजर्ट सफारी की बात कर रहे थे, 19 फोर्ट्स हैं इसके अंदर, किले हैं। बुरी हालत में हमने इस साल शुरू किया उस पर काम करना, ताकि प्रॉपर लोगों को ले जा सके। मेरे ख्याल में हम जैसे लोगों भी माँ सिवाय 1-2 के किसी का नहीं पता होगा जी। 19 फोर्ट्स हैं, उसमें से हमने टेकअप कर लिए, 6 टेकअप कर लिए हैं। वो जगह जगह बने हुए हैं, लोगों को लेके जाएंगे। फिर इसमें स्टार गेजिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वेस्ट में बड़ा पॉपुलर। लोग दुबई आते हैं, सहरा में नाइट स्पेंड करते हैं, आसमान देखते हैं, उसमें डिफरेंट सितारे, उसकी डिफरेंट मूवमेंट नजर आती है उनको। इसी तरह वहाँ पे हमने हॉट एयर बैलून का इस दफा कोशिश की थी, लेकिन वेदर ने हमें साथ नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए ना जी हाँ सर्टन उसकी कोई एयर प्रेशर चाहिए होता है। तो इस दफा तो वो नहीं हो सका किसी वजह से, वेदर की अपनी डायनामिक्स। और ये आप अपने तौर पे करें या इसमें कोई इंटरनेशनल कंपनी आपने इन्वॉल्व की है या करने की कोशिश? जी, ये तो हम अपने तौर पे कर रहे थे, लेकिन जैसे मैं भी आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि अब हमारे पास प्राइवेट सेक्टर आना शुरू हो गया, एंगेज कर रहे हैं आप। जी हाँ, इस दफा किया हमने पार्टली। अगली दफा इंशाल्लाह इसको पूरे का पूरा हम कोशिश करेंगे प्राइवेट सेक्टर को ही दें। और अगली दफा फिर कोशिश करेंगे, इस दफा हम लेट हो गए, कि आप जैसे यंग और जिनकी अच्छी फॉलोइंग है उनको वहां ले जाएं, ताकि आप बिल्कुल फ्रॉम द साइट से आप लोगों को रिपोर्ट फ्रॉम देयर। जी, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? अच्छा, एक बड़ा इशू ये होता है ऐसे इवेंट्स के अंदर, खासतौर पर जो हुकूमती सरपरस्ती में होते हैं, एक तो एक्सेसिबिलिटी आम आदमी की मुश्किल हो जाती है, चूंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स है बहरहाल, तो मुश्किल हो जाती है। और दूसरा, इसकी मार्केटिंग उस हद तक नहीं होती। बड़े अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन उस
उस हद तक लोगों को पता नहीं होता कैसे इवेंट्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे उतना ज्यादा पुश नहीं दिया जाता। आपकी इस हवाले से कोई स्ट्रैटेजी है कि लोग एक्सेसिबल हो लोगों के लिए ऐसे इवेंट्स, और फिर उनकी मार्केटिंग भी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की हो, लोगों को पता चले क्या हो रहा है? ये इमरान आपने ठीक कहा, ये गैप था, मेरी खुद पोस्टिंग हुई रही वहाँ पे, मैंने बड़े करीब से देखा ये सारे प्रोसेस को। 5 लाख से ज़ायद लोग, और मिला ये पिछले 5 से 6 दिनों में लोग विजिट करते हैं। पीपल गो देयर, इवन वहाँ पे बहुत सारी अपना टेंटेज और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारी अपनी TDCP की रिजॉर्ट अवेलेबल है वहाँ पे। लेकिन नॉर्मली लोग अपना खुद इंतजाम करके जाते हैं या किसी के गेस्ट होते हैं। कुछ लोग वहाँ पे, आपको अजीब लगेगा, वहाँ पे लोग इतना बड़ा इंतजाम करते हैं कि उसमें 2-2 हज़ार लोग ठहर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि जो लोग उस इलाके के लोग मेहमान नवाज भी वैसे वहाँ भी हैं, मेहमान नवाज भी हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने परमानेंट वहाँ पे अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है। फॉर इंस्टेंस बलूचिस्तान से हमारे जो दोस्त जो रेसर्स भी हैं और हमेशा जीतते भी वही हैं, इस दफा भी वही फेवरेट हैं, तो वो आके अपना पूरा टेंट लगाते हैं वहाँ पे। जिस तरह अपने जानवर साथ लेके आते हैं, वहाँ खाने पीने का इंतजाम होता है। प्रॉपर एक वो एक एक्टिविटी है, पूरी एक्टिविटी है जी। और वो हाई डेजर्ट में होती है, वहाँ पे सड़क भी नहीं जा सकती। लेकिन द्रावड़ फोर्ट तक कोई भी बंदा इवन बाइक पे जा सकता है। ओके, ये भावलपुर शहर से तकरीबन कोई 90 किलोमीटर है द्रावड़ फोर्ट। ठीक है। और उसमें प्रॉपर सड़क बनी हुई है, आम गाड़ी भी जा सकती है, लोग जाते हैं दिन के वक्त वहाँ पे। जैसे कबड्डी मैच हो रहे होते हैं, वहाँ पे टेंट पैकिंग हो रही होती है, वहाँ पे घोड़ा का डांस और कैमल डांस और आम पूरी एक्टिविटी चल रही होती है। और इवनिंग में, रात के वक्त वहाँ पे लोग क्योंकि फिर डेजर्ट में चले जाते हैं, इट्स वेरी सेफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, पाकिस्तान में सियासत के अलावा इतना कुछ हो रहा है। इतना कुछ हो रहा है हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं हमसे पहले, वो क्योंकि ये डेट्स फिक्स होती हैं और ये FIA अप्रूव करता है डेट्स को, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रेसर्स नहीं आना होता है और उनका पूरे साल का कैलेंडर है, तो लिहाजा हमें पहले से उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो लोगों को पता होता है, इस दफा भी बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, वो आके सिर्फ जैसे ना माउंटेन एक टूरिज्म है, हम जब पहाड़ों के करीब जाते हैं, डेजर्ट भी एक, एग्जैक्टली, डेजर्ट की अपनी खूबसूरती है। जब आप डेजर्ट में, डेजर्ट पे रंग बदलता है, उसका दिन के वक्त कुछ और होता है, रात के वक्त कुछ और होता है। अच्छा, फॉरेनर्स की आपने बात की, कितनी तादाद में लोग इस बार आए हैं फॉरेनर स्पेसिफिकली इस रेस के हवाले से, या वैसे भी जो टूरिज्म को लेके हम बात कर रहे हैं, और खवातीन का इस रेसिंग के अंदर कितना रोल है? अच्छा, मैं ये भी जानती बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये जो हमारे रेसर्स हैं ना, अब इनकी जो सेकंड जनरेशन है उनमें खवातीन भी रेस करती हैं आके। वो पूरी, आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें आती हैं और वो बाकायदा उसी गियर में, उसी स्पिरिट में और उसी तरह रहती हैं। वो भी डेजर्ट में रहती हैं। अच्छा। ये नहीं कि उनके लिए वो कहते हैं नहीं जी ये शहर में रहेंगी और हम, वो सारे टाइम हमारा खत्म हो गया, लास्ट 30 सेकंड्स, एनी मैसेज दैट यू लाइक टू गिव टू द पीपल? प्लीज आप जहां भी हैं, चोलिस्तान जीप रैली को जरूर अटेंड करें, जाके आप एंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ जाएं, इट्स फैमिली फेस्टिवल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद है, हमारी पुलिस की इंतजामिया, हमारी रेंजर्स, फौज, सारे लोग मौजूद हैं, वो आपकी फैसिलिटेशन के लिए, वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। आप जाके फैमिली की तरह जाएंगे, आप एंजॉय करेंगे। चलिए, दैट्स ग्रेट राय साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस, आपके आने का बहुत शुक्रिया, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इवेंट बड़े से बड़े, बड़ी अच्छी इंक्लूजन है प्राइवेट सेक्टर की इसके अंदर, ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, हम आपको आगाह रखेंगे इंशाल्लाह। और हमने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट भी कर ली कि हम भी जाएंगे और अगली दफा आपको हमारे बीच सहरा रेत नजर आएगी आपको इंशाल्लाह। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब हम बात करेंगे PSL के हवाले से। सुबह से हम सियासत और दीगर चीज़ों की बात करने के, PSL को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते जी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 139 रन का जो हदफ है 19 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया जी। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जेसन रॉय 18 गेंदों पर 1 छक्के और 4 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नुमाया है, जबकि कप्तान राइडी रोसो ने 34 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। ओपनर जेसन रॉय ने जी 37 रन बनाए, इसके अलावा दीगर खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया, मगर मोहम्मद आमिर 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो सीजन 9 इसमें 138 रन का कम तरीन टोटल बनाया था। आगा सलमान के 23 और एलेक्स हेल्स के 21 रन के अलावा कोई बैटर खातिरखवाह कारकर्दगी नहीं दिखा सका। बिल्कुल 33 रन स्कोर किए आगा सलमान ने, और कोयटा ग्लैडिएटर्स के अबरार अहमद और वसीम ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अकील हुसैन 2 विकेटें हासिल कर पाए। सीजन 9 का 9वां मैच मोहम्मद रिजवान साहब की मुल्तान सुल्तान्स और बाबर आजम साहब की पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज खेला जाएगा। सुल्तान्स अपने 3 मैचेस जीत चुके हैं, हमने आपको बताया है। दूसरी जानिब कलंदर्स अपने 3 मैचेस हार चुके हैं, वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। इस सारी सूरत हाल पे बात करनी है कि ये टूर्नामेंट अब किस जानिब जा रहा है। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स से 16 रन से और कराची किंग्स से 7 विकेटों से शिकस्त खा चुकी है टीम।
हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमसे तो ज्यादा ही PSL को फॉलो करें, रोजाना आपको बताते हैं, सोशल पे भी नजर आते हैं और उसके अलावा स्क्रीन पे तो नजर आती हैं। मिर्जा साहब गुड मॉर्निंग। माजरत खां है कि हम रात को भी और फिर सोशल पे भी आपकी ड्यूटी और सुबह भी आपको तकलीफ देते हैं। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। इमरान आपको भी, अरमला को भी। नोट पर आपने लिखे हुए नहीं देखा, हुसूल रिज़्क़ हलाल है बस, और हमारे लिए आपका होना बायस बरकत है मिर्जा साहब, इसलिए चाहते हैं कि आप तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो हमें बताइए, PSL 9 आपकी तवक्कुआत के मुताबिक क्रिकेट मिल रही है आपको देखने में बतौर क्रिकेट व्यूअर? देखिए, लाहौर में तो गद्दाफी स्टेडियम में खचाखच भरा होता है। कल बेशक लाहौर का मैच नहीं था, लेकिन क्रिकेट आहिस्ता गियर अप होगी। अभी तो 8 मैच हैं, 26 मैच बाकी हैं फाइनल समेत। फाइनल 18 मार्च को रमजान मुबारक के दरमियान कराची में होगा दौरान। तो अभी आहिस्ता गियर अप हो रही है, लेकिन जो मुल्क के सियासी हालात है या लोगों के माशी हालात है, उसकी वजह से भी PSL पर इतनी तवज्जो नहीं है। सोशल मीडिया बार जो है बंद है, ट्विटर वगैरह, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो रही है। लेकिन तवक्को है कि जो मैचेस आगे की तरफ बढ़ेंगे, यकीनन शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा अपने नुक्ते उरूज पर पहुंचेगा। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो मैचेस हो रहे हैं, एक तो हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करेंगे, मतलब कमाल ही हो गया ना, इनके तो हालात वाकयात सभी बदल गए। और दूसरी जानिब कलंदर्स का भी सब कुछ ही बदल गया, हालात वाकयात जज्बात। तो ये दोनों टीम्स एक हैट्रिक कर रही है और एक हारने की हैट्रिक कर रही है। लाहौर कलंदर्स से बड़ी तवक्कुआत थी अरमला कि लाहौर कलंदर्स की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन वो अपने मैचेस तीनों हार गई है। कोयटा ग्लैडिएटर्स तीनों मैचेस जीती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स में चेंज आया है, शेन वॉटसन उनके हेड कोच आए हैं, और फिर उसके अलावा वीवन रिचर्ड्स भी, सर वीवन रिचर्ड्स जो गुज़िश्ता साल नहीं थे, वो इस मरतबा मौजूद है। फिर उनका कप्तान भी तब्दील हुआ है। कॉम्बिनेशन उन्होंने बड़ा अच्छा रखा है। वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन आए हैं जो पावर प्ले में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जेल कर रही है, लेकिन उनके ख्वाजा नाफे ने रन स्कोर किए। हम लोग फौरन एक ही प्लेयर अगर कुछ कर दे तो हम फौरन उसको जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं, जिस तरह लाहौर कलंदर्स के जहादात खान ने रन स्कोर कर दिए। अभी कुछ वक्त दें, माजी की एग्जाम्पल्स हमारे सामने, हमने उमर अकमल, अहमद शहजाद को विराट कोहली से मिला दिया, बेचारे कहाँ गए दोनों। तो हमें ये चाहिए ना कि अभी प्लेयर्स को थोड़ा वक्त दें। एक इनिंग्स की बेसिस पर जो माहिरीन तज्जिया और तबसरे शुरू कर देते हैं कि बस अब तो ये पाकिस्तान टीम में आ गया, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादती है। कामरान अकमल को तो पता, उमर अकमल टिकटॉक पे नजर आते रहते हैं, वैसे में टिकटॉक पे हैं वो। अच्छा, दूसरी जानिब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल बड़ा कम टोटल किया। पहले आई वाज जस्ट वाचिंग 95 स्कोर के ऊपर ही उनकी 5 विकेटें भी गिर गई थी और बड़ा मुश्किल से फिर उन्होंने एक बड़ा छोटा सा आई बिलीव 138 रन उन्होंने किए। तो इसको क्या, पहले हम इनकी बॉलिंग के हवाले से कहते थे कि बॉलिंग इनका वीक पॉइंट है, बैटिंग अच्छी है। अब क्या बॉलिंग अच्छी हुई है तो बैटिंग के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है यूनाइटेड को? इमरान, इस्लामाबाद यूनाइटेड में माइक हेसन आए, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, बड़े जबरदस्त कोच है, IPL में भी कोचिंग करते हैं। उनके साथ अजहर महमूद भी है, लेकिन मुझे लगता है कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स किए। जैसे मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ये मैच हारे, उसमें शादाब खान एक तरफ वो 72 रन बनाते हैं लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 1 डाउन पोजीशन पर आकर, और वहां वो जा रहे हैं 7वें नंबर पर। तो समझ में नहीं आता, बैटिंग ऑर्डर को शफल उन्होंने जो किया है उसकी वजह से आई थिंक उनको प्रॉब्लम हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। हालांकि टीम उनकी बुरी नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, बैटिंग भी बुरी नहीं है, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 2 मैचेस हारी है। एक तो 1 रन से हारी है। कल उसने मैच फंसा तो लिया था क्रिकेट की इस्तिलाह में जिसे कहते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, मोहम्मद वसीम जूनियर छक्का लगा के हीरो बनने की कोशिश में बोल्ड हो गए थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और उसमें नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। तो बुनियादी वजह आप क्या देखते हैं? क्या कैप्टनसी के अंदर कोई फ्लॉ है या फिर वही जो बैटिंग ऑर्डर है वही मसला बना जिसकी वजह से मैच यूनाइटेड नहीं जीत पाए? कहते हैं खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, तो मुझे कुछ ज्यादा ही खुद एतमादी का शिकार दिखाई दिया शादाब खान। हालांकि अच्छे यंग टैलेंटेड क्रिकेटर है और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई है। बाहर से तो बताते हैं, लेकिन बॉलिंग में भी उनको मसला हुआ। फिर दूसरे इमरान, कैचेस जो ड्रॉप हो रहे हैं इस टूर्नामेंट की जो खास बात आप देखें कि इतने कैचेस, तकरीबन 17 के करीब कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, और कैचेस ड्रॉप करने के मुकाबले में खुशदिल शाह उस रेस में सबसे आगे है, उन्होंने 4 कैचेस ड्रॉप किए। और उसके अलावा कल मोहम्मद आमिर से कैच ड्रॉप हुआ, तो कैचेस बड़े ड्रॉप हो रहे हैं ये। और मजे की बात ये है कि कैचेस कौन ड्रॉप कर रहा है? पाकिस्तानी फील्डर्स ड्रॉप कर रहे हैं ज्यादातर, गैर मुल्की फील्डर जो है वो कैचेस लेने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा। और कैचेस विन मैचेस वाली
जो फॉर्मूला है वो यकीनन टीमों की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा मेरे साथ दूसरी जानिब ये जो अब टीम जो स्ट्रांग है इस टूर्नामेंट में, मुल्तान सुल्तान जब तक अनबीटेबल रही है, और मुल्तान सुल्तान की ओवरऑल वैसे भी मोहम्मद रिजवान हो या अभी उस दिन हमने देखा था इफ्तिखार के हवाले से, इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा मैच को जो कह लें विनिंग मोमेंट्स तक लेके गए। मुल्तान सुल्तान की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। बिल्कुल बैलेंस्ड आउटफिट है मुल्तान सुल्तान का। हालांकि एहसानुल्लाह उनके जो फास्ट बॉलर हैं, आपने देखा होगा कि वो बंदूक आसमान की तरफ लगा के करते थे, जब आउट करते थे तो वो अनफिट हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनका कॉम्बिनेशन मुल्तान सुल्तान का बड़ा जबरदस्त है। लेकिन अभी तो 10 मैचेस हर टीम को खेलने ना, अभी तो 3-3 मैच हुए, अभी 7 मैच बाकी हैं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपको याद होगा 2021 में लाहौर कलंदर्स बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन जब कोविड की वजह से मैचेस अबू धाबी शिफ्ट हुए तो बिल्कुल नीचे आ गई। तो अभी आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इब्तिदाई अगर 5, एक तो मुल्तान सुल्तान को अरमला और इमरान एडवांटेज है अपने होम ग्राउंड पर खेलने का, वहां पर गेम जो है थोड़ा सा रुक कर आता है, सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है, तो वहां पर वो 3 मैचेस जीत चुके, 2 और अभी उन्होंने खेलने। फिर उसके बाद जब वो अपने इलाके से बाहर निकलेंगे तो फिर क्या करते हैं, लेकिन अगर कोई भी टीम 5 मैचेस जीत जाती है तो उसके चांसेस हो जाएंगे टॉप 4 में जाने के, प्लेऑफ में जाने। और उस तरफ इस वक्त हमें राहें ज्यादा सुल्तान की जो है ना हमवार लग रही है। अच्छा, कल अब्दुल रज़ाक साहब का मैं तबसरा सुन रहा था, उन्होंने भी बाबर आजम की कैप्टेंसी के ऊपर सवालात उठाए। हालांकि अब जब पाकिस्तान की नेशनल टीम बाबर के जाने के बाद मुश्किलात का शिकार हुई है, जब शान मसूद और शाहीन आए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि इससे तो बाबर ही अच्छे थे। इवन हम भी कह रहे थे कि अगर हारने ही थे मैचेस तो फिर बाबर बेहतर खेल रहे थे, कम से कम इतने बुरे तो नहीं हार रहे थे हम, जैसे हम न्यूजीलैंड से T20 हारे या ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट हारे। लेकिन अब ये जो ज़ल्मी की परफॉर्मेंस है, इसको देखते हुए क्या इसकी बुनियादी वजह आप यही देखते हैं कि पूरी की टीम सब बहनों का एक भाई बाबर भाई उस पर रिलाई कर रहे हैं, ये वजह है, या फिर वाकई कैप्टेंसी के हवाले से उस तरह से एग्रेसिव डिसीजंस नहीं ले पाते, डिफेंसिव रहते हैं, तो इसलिए टीम नहीं जीत पा रही? इसकी क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, बाबर आजम क्योंकि सबसे ज्यादा उनकी मार्केट वैल्यू है, तो अगर कोई उन पे क्रिटिसाइज करता है, उनकी तारीफ करता है, तो उसकी हाइप बनती है। तो लोग बाबर आजम को इसलिए क्रिटिसाइज भी करते हैं कि फौरन वो सोशल मीडिया पे और हर जगह नजर आते हैं कि बाबर आजम पर ये जुमला कहा। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम अकेला तो नहीं टीम को जितवा सकता, पेशावर ज़ल्मी के दीगर प्लेयर्स भी हैं। तो उनकी बॉलिंग बड़ी कमजोर उनकी बॉलिंग कमजोर नजर आ रही है। पेशावर ज़ल्मी के पास कोई स्पिनर नहीं है। आप देखिए पहले मैच में उन्होंने साइम अयूब से बॉलिंग करा ली, तो इसका मतलब है कि जब उन्होंने ड्राफ्टिंग हुई थी तो उस वक्त वो कॉम्बिनेशन प्रॉपर तरीके से बना नहीं पाए, और इन्होंने कहा था शमार जोसेफ आ जाएंगे, वेस्ट इंडीज के जो फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जितवाया, वो अब तक नहीं आए। तो पेशावर ज़ल्मी का कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। बाबर आजम अकेले क्या करे? एक मैच में उन्होंने साइम अयूब के साथ रन्स किए, फिर दूसरे में साइम अयूब पहली गेंद पर शोएब मलिक के हाथों कॉट बिहाइंड हो गए, तो उनके साथ प्रॉब्लम है। अगर उनके ऊपर के ओपनर्स चल जाए ना, बाबर और साइम, तो मुश्किल डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बैट्समैन है, बाबर टेक्निकली बड़े साउंड है और साइम जो है वो बहुत अब आखिर में मैं ये बताइए कि हमारे तो आपने शायकीन की तरफ इशारा किया, लाहौरियों ने तो भर दिए स्टेडियम, अब अगली जो लेग है उसके अंदर आप तैयार हैं? क्राउड पुल कर पाएगा? क्योंकि PSL कामयाब नहीं हो पाया था, बहुत अच्छा क्राउड कराची में पुल करने के लिए पिछले सीजन के अंदर भी हमने देखा चैलेंज का शिकार है, इवन इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी उस तरह क्राउड नहीं आया था। इस दफा क्या इम्कानात हैं? कोई माहौल बन पाया है वहां पे? बहुत मुश्किल है, कोई ऐसी हाइप, कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बन पाया। अरमला तो जाएंगी लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करने के लिए मास्क लगाकर, क्योंकि तीन मैचेस हार चुकी है लाहौर कलंदर्स की टीम, वैसे भी चले जाएंगे, इतना हारते हुए देखा है उनको। और आदी हो गई है आप तो शिकस्त, और पता नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कराची किंग्स हर सीजन जीत रहा है ना। कराची किंग्स तो जैसे हर एडिशन जीत रहा है, उसको उस शेर को भी कोई थपकी दे, थोड़ा धाड़ ले मिर्जा साहब, उस शेर को भी दवाई दे। इस दफा कराची किंग्स का शेर जो है धाड़ेगा। अभी इब्तिदाई देखिए, लाहौर वालों को हर टीम के लोग ताना दे सकते हैं, कराची वाले नहीं दे सकते। और लाइटर नोट बात करें, 2020 में कराची किंग्स ने ये टूर्नामेंट जीता था, और कराची किंग्स की टीम इस मर्तबा डिफरेंट है, कैप्टन भी उन्होंने चेंज किया। गलतियां है, जरा सी गलतियां क्रिकेट है, मुखालत के लिए है। बिल्कुल ठीक, ओके चले मेरे साहब, हम उम्मीद यही करते हैं कि अच्छी क्रिकेट हो, और ये बहुत जरूरी है, और आप भी चूंकि दिन रात मसरूफ है, तो आपके लिए भी हमारी बेस्ट विशेष है। अल्लाह करे आपकी भी जो ट्रांसमिशन है, प्रोग्राम्स है, वो बहुत अच्छे से हो जी। आप मेरे साहब का प्रोग्राम रात 11 बजे देखते हैं, और उसमें आपको डेफिनेटली वो तजिया मिलता है जो आम प्रोग्राम्स नहीं मिलता, बिकॉज मिर्जा इकबाल बेग इज देयर। तो हमने क्रिकेट पे बात, बिल्कुल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
खुशामदीद आपको एक बार फिर। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है सिंस इट्स फ्राइडे, सो हम आपको कारवां सराय के हवाले से बताते हैं हमारा प्रोग्राम, जो कि आप इतवार की शाम 8:05 पे देखते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ। उनकी ज़िंदगी, उनके तजर्बात और उसको मुख्तलिफ अल्फाज की सूरत में आपके सामने रखते हैं। इस दफ़ा एपिसोड में क्या बात हुई है, कुछ झलकियाँ हमारे पास, आपको दिखाते हैं। दो ऐसी शख्सियात हैं हमारे पास, पहाड़ों का जो सिलसिला चल रहा है उसका ये एक हिस्सा है, जो लैंडस्केप को पाकिस्तान की, नॉर्दर्न एरिया की और जनरली पाकिस्तान की लैंडस्केप जो है उसको मुसव्विर करते हैं, लेकिन कैमरे की आंख से मुसव्विर करते हैं। इनमें खबर नदीम साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ और इबरार चीमा साहब तशरीफ़ रखते हैं। अच्छा, सिंधनामा का जो टाइटल है इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक पुरपेज एक मतलब है कि तस्वीर है, और मैं आई एम रियली अमेज्ड क्योंकि मैंने ये देखी नहीं है। तो ये कहाँ की तस्वीर है सर? ये मीरपुर ख़ास की तरफ जाए ना जब, तो रास्ते में टंडो आला यार के करीब एक गांव है, गांव के अंदर ये एक मस्जिद है, ब्लू टाइल्स का काम है इसके ऊपर, बहुत खूबसूरत, और इसकी सीलिंग का ये एक पोर्शन है। नेशनल ज्योग्राफिक में एक तस्वीर थी आपकी खींची हुई, जिसमें जब वो गंदम की होती है, वो थ्रेशर लगता है तो वो उड़ती है, उसका भूसा उड़ता है, तो उसके दरमियान में से ली गई तस्वीर थी एक खातून की, वो बड़ी क्लासिक। तो उस किस्म की और भी तस्वीरें आपने खींची हो? जी, असल में मुझे ज़्यादा जो फैसिनेट करता है वो कल्चर ही करता है, क्योंकि एक देहाती बैकग्राउंड है और बेशक मैं शहर में पला बड़ा हूँ, लेकिन जो 3 माह की छुट्टियाँ होती थी वो गाँव में ही गुजारता था। अच्छा, कैलाश में इतनी ज़्यादा फोटोग्राफी हुई है कि वो मोनोटनस हो गई, अब वहाँ पे कोई नया एंगल ढूंढना बड़े मतलब मुश्किल काम। मैंने अवॉइड किया कि वहाँ पे ख़वातीन की तस्वीरें लोग खींचते थे, लेकिन मैंने देखा कि बच्चों की एक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी खूबसूरत थी। कपड़े तो वही बच्चियों ने पहने हुए थे और बच्चे भी थे, तो मैंने बच्चों के ऊपर ज़्यादा काम किया ताकि वो जो आपने लफ्ज़ बोला है मोनोटनस का, वो ख़त्म हो जाए और लोगों को ये कोई नई चीज़ देखने को मिले। कब आपकी रीच से पहली मुलाकात हुई? रीच से मुलाकात मेरी 2009 में हुई है। अच्छा, फिर रीच ने क्या कहा आपको? उसने कहा एक और रीच आ गया, मैं जा रहा हूँ, दौड़ गया। अच्छा, फोटो नहीं मिला, तो फिर वापस आके एक प्लानिंग की कि इस इलाके पे एक बुक की जाए। तो उस सिलसिले में हम दोस्तों ने बैठ के सारी प्लानिंग की, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हाँ तुम्हें यह काम करना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ से तकरीबन को 3-4 माह का राशन लेके वहाँ पे गया और तकरीबन 100 डेज मैंने देवसाई में गुजारा। कहाँ पे? देवसाई में। कौन सी जगह? देवसाई में बड़ा पानी में। बड़ा पानी मेन कैंप मेरा बड़ा पानी में था। अच्छा। और फिर वहाँ से मैं और मेरे जो साथ पोर्टर थे, हम निकल जाते थे आगे दूसरे इलाका में, वहाँ पे 1-2 दिन कैंप किया, फिर वापस बड़ा पानी आ गया।